भारतीय शासन अधिनियम 1935 और प्रांतीय स्वायत्तता। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस वजह से जो द्वैध शासन था उसका हिंदुस्तान में विरोध हुआ और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि इंडियंस ने उस अमेंडमेंट को या उस अधिनियम को स्वीकार नहीं किया। 1930, 1931 और 1932 के गोलमेज सम्मेलनों के द्वारा जो नई थॉट निकल के आई उसके आधार पर एक योजना बनाई गई, श्वेत पत्र योजना, जिसमें प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया। श्वेत पत्र के सुझावों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुछ विशेषताएं थी जो कि हम इस प्रकार है। सबसे पहला उसकी जो विशेषता थी वो थी अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संरक्षण और आरक्षण, विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार, शक्ति का विभाजन, संघीय न्यायालय, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, प्रस्तावना का इसमें अभाव था, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार और वर्मा, बरार व अदन की व्यवस्था। भारतीय शासन अधिनियम का जो पहला क्लोज है अखिल भारतीय संघ, उसमें हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर के एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों व उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल होना चाहती थी। देसी रियासतों के लिए स्वैच्छिक था और इनको जो हस्ताक्षर करने थे उस प्रवेश पत्र को उसे प्रवेश प्रपत्र कहा गया। संघ की स्थापना के पूर्व शर्त थी कि कम से कम समस्त देसी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देसी रियासतें संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में देसी रियासतों के लिए निर्धारित 104 स्थानों में से कम 52 की पूर्ति करने वाली देसी रियासतें हो तो ही वे संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती। इसका मतलब ये हुआ कि देसी रियासतें जो थी उनके पास ऑप्शनल था, लेकिन देसी रियासतें इस संघ में शामिल नहीं हुई। इस प्रकार से प्रस्ताव में संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी नहीं आया। 1935 के अधिनियम की जो दूसरी व्यवस्था थी या दूसरी जो विशेषता थी वो थी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया। गवर्नर से यह आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा और उसे यह भी निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से किया जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत किया गया उसी द्वैध शासन की स्थापना अब सेंटर में कर दी गई और कुल संघीय जो विषय थे उनको गवर्नर के हाथ में सुरक्षित कर दिया गया ताकि वह अपने विवेक के अनुसार उसकी समुचित व्यवस्था कर सके। उसी के साथ में अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता व परामर्श हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर दी गई जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। फोर्थ जो इसका पार्ट है वो था रिजर्वेशन एंड द सेफगार्ड। ब्रिटिश शासन का विचार यह था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र व प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ये व्यापक अधिकार ही अधिनियम के संरक्षण व आरक्षण हेतु थे। सॉलिटेयर का मानना है कि ये संरक्षण जनतंत्रात्मक भावना के विरोधी थे और इनकी इस व्यापकता के कारण वास्तविक शासन की आशा नहीं की जा सकती थी। विधानमंडलों और इसी के साथ में मताधिकार का विस्तार भी किया गया। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित कर दी गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया।
इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। संघीय व्यवस्थापिका के संगठन के संबंध में एक विशेष बात यह भी रखी गई कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष व उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की पद्धति को अपनाया गया। इसी के साथ में शक्ति विभाजन भी किया गया। इस 1935 के अधिनियम में 3 तरह की सूचियाँ बनाई गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय शामिल थे, जिसमें से जल, स्थल, वायु आदि से संबंधित थे। 54 वो विषय थे जो कि प्रांतीय व स्थानीय महत्व के थे, और जो लगभग 35 विषय थे सबसे लास्ट में, वो दीवानी तथा फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाना आदि से संबंधित थे। संघीय सूची के विषयों पर यदि संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के विषयों पर यदि प्रांतीय व्यवस्थापिका के बीच में दोनों को शक्ति प्राप्त थी, लेकिन किसी भी समवर्ती सूची के विषय पर संघीय व प्रांतीय दोनों ही व्यवस्थापिकाओं में निर्माण का कार्य कर सकती थी। लेकिन यदि उन दोनों में कोई भी गतिरोध होता है, कोई भी विरोध होता है, तो ऐसी स्थितियों में जो शक्ति थी वो सेंटर को दी गई थी, मतलब केंद्र उस पर कानून बना सकता था। 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय को ये अधिकार दिया गया कि वह संविधान की व्याख्या करेगा। इस बात का वह ध्यान रखेगा कि प्रांतीय और संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्रों का अतिक्रमण ना करें। यदि ऐसा भी होता है तो अंतिम शक्ति जो है वो लंदन के प्रीवी काउंसिल में समाहित कर दी गई थी। ये 1935 की वो आधी विशेषताएं हैं जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टडी की है। इसकी जो शेष विशेषताएं हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।